हेलो चिल्ड्रन, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं शोभा सिंह आपकी फर्स्ट ईयर क्लास में काव्य खंड के आरोह के अंतर्गत चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। और बच्चों, आप सब अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। हमारे इस चैनल पर आपको समस्त पठन सामग्री उपलब्ध होती रहेगी। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, जिसे लिखा है कवि त्रिलोचन जी ने। तो सबसे पहले इनका एक संक्षिप्त परिचय। बच्चों, इन त्रिलोचन जी का जन्म सन 1917 में चिरानीपट्टी सुल्तानपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आपकी प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, देशकाल, रोज़नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं। इसके अतिरिक्त हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हें साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान और महात्मा गांधी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये था इनका एक संक्षिप्त परिचय। अब हम आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे, जिससे आपको चैप्टर समझने में परेशानी ना हो। तो देखिए बच्चों, इसमें एक शब्द आएगा चीन्हती। चीन्हती मीन्स होता है पहचानना। आज भी गाँवों में आपको ये शब्द प्रयोग में मिलेगा। चीन्हती मीन्स पहचानना। और नेक्स्ट शब्द है चिन्हों। चिन्हों कहते हैं चिन्हों को, और इस चैप्टर में अक्षरों के लिए प्रयोग हुआ है। फिर है चौपायों। चौपायों मतलब चार पैरों वाले। तो चार पैरों वालों के अंतर्गत आते हैं जानवर, उन्हें चौपाया बोलते हैं। और कागद, कागद मीन्स होता है कागज। हारे गाढ़े काम सरेगा, ये आएगा शब्द। इसका मीनिंग है कि मुसीबत के समय में काम आना। और बालम मीन्स पति होता है। बजर गिरे मतलब वज्र गिरे, यानी कि भारी विपत्ति आए। तो ये थे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम आपको कविता एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए आप, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। अक्षर कैसे होते हैं? टाइप किए होते हैं, इसलिए वो काली इंक से टाइप होते हैं, तो काले काले अक्षर होते हैं। तो उन अक्षरों के लिए कवि ने कहा है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, अर्थात नहीं पहचानती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। अब यहाँ कवि स्वयं बताता है कि जब वो पढ़ने बैठता है तो उस समय चंपा आ जाती है और खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। और वह चंपा जो है वो कवि जो कुछ भी पढ़ता है उसको वो चुपचाप सुना करती है। और ऐसा करने में मतलब उन अक्षरों को सुनते समय उसे बड़ा अचरज होता है, उसे बहुत आश्चर्य होता है। किस बात का आश्चर्य होता है? इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। वो चंपा जो है वो पढ़ी तो है नहीं, तो वो ये सोचती है कि इन शब्दों में स्वर कहाँ होता है जो कि इन शब्दों से स्वर निकला करता है। तो ये आपका पहले पद्यांश का अर्थ था। आपको समझ में आया? सबको समझ में आया? अच्छी तरह से समझ में आ गया? तो देखिए इसमें विशेष क्या है, निरक्षर व्यक्ति की हैरानी का बिंब सुंदर है। और काले काले
और खड़ी खड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ग्राम्य भाषा का सुंदर प्रयोग है। सरल व सुबोध खड़ी बोली है। मुक्त छंद होते हुए भी लय है और अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपका पहले काव्यांश का विशेष का परिचय था। अब आप आगे देखिए, चंपा सुंदर की लड़की है। अब चंपा के बारे में कवि परिचय दे रहा है कि वो किसकी लड़की है, उसका क्या काम है, उसका स्वभाव कैसा है, इन सब बातों का कवि परिचय दे रहा है। तो कवि बता रहा है कि चंपा जो है वो सुंदर की लड़की है। कोई सुंदर नाम का व्यक्ति है, उसकी लड़की है चंपा। और वो सुंदर क्या है? सुंदर ग्वाला है। ग्वाला किसे कहते हैं? जो गाय भैंसों को पालने का काम करता है उसे ग्वाला कहते हैं। तो सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। जो चंपा के पिताजी हैं उनके पास गाय भैंसे हैं और चंपा जो है उन गाय भैंसों को चराने के लिए ले जाती है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है, मतलब उन चौपाइयों को लेकर के उनको चराने के लिए ले जाती है। अब देखिए, चंपा अच्छी है। कवि ने कहा कि चंपा कैसी है? चंपा अच्छी है। चंपा का स्वभाव कैसा है? थोड़ा सा चंचल है, नटखट भी है और वो मतलब शैतान टाइप की है। ऐसा कवि ने क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी उधम करती है, मतलब शैतानी करती है। चंपा जो है कभी कभी शैतानी करती है। और वो शैतानी क्या करती है? कवि ने बताया कि कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जब कवि पढ़ता है और कुछ लिख रहा होता है तो उस समय वह चंपा जो है वह कवि की कलम को चुरा के रख देती है कहीं। और कवि बता रहा है कि जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब। तो जब कवि किसी तरह से अपनी कलम ढूंढ पाता है तो वो कागज़ चुरा के रख देती है, मतलब इस टाइप की वो शैतानी करती है। तो इससे जो है कवि परेशान हो जाता है। अब देखिए बच्चों, इस काव्यांश में विशेष क्या है? चंपा के परिवार व उसकी शरारतों के बारे में बताया गया है। ग्रामीण जीवन का चित्रण है। सहज व सरल खड़ी बोली है इसमें और मुक्त छंद है और कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है। तो इतना आया समझ में? सबको आया? मुदित, तुम्हें आया समझ में? कहीं कोई परेशानी हो तो पूछो फिर से। मुग्ध, तुम्हें आगे आगे बढ़े? चलिए देखिए आगे। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? अब जो व्यक्ति पढ़ा नहीं होता है, आप लोग भी जानते हो कि जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए पढ़ना लिखना केवल कागज़ भरना ही होता है। कागज़ गोदा करते हो मतलब पेन से कागज़ पे गोदा करते हो, पेन से कागज़ गोदने का काम किया करते हो। तो ये किसके लिए कहा? चंपा ने कवि के लिए कहा। और क्या कह रही है इसके साथ ही? और क्या कह रही है कि उसने पहले तो ये कहा कि तुम दिन भर कागज़ गोदा करते हो और फिर क्या कहा? क्या ये काम बहुत अच्छा है? मतलब उसके नज़रों में कि ये कागज़ गोदना बहुत अच्छा काम नहीं है, शारीरिक जो कार्य हैं वे उसके लिए अच्छे हैं। ये सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा के ये कहने पर कवि को हंसी आ जाती है और कवि हंस देता है। तो चंपा जो है कवि की हंसी को देख करके वो चुप हो जाती है। फिर क्या होता है बच्चों? एक दिन कवि जब लिख पढ़ रहा था तो चंपा आई। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। मतलब अभी हमने आपको बताया था, जब कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे तो हमने आपको बताया था कि हारे गाढ़े काम सरेगा मतलब आफत मुसीबत के समय काम आएगा। तो कवि ने चंपा को समझाया, कहा कि चंपा
तुम भी पढ़ लो, थोड़ा बहुत तो सभी को पढ़ना आना चाहिए, तो इसलिए तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम चलेगा। जब कभी कोई परेशानी होगी, मुसीबत होगी, तो ये काम आएगा तुम्हारे। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। और साथ में कवि ने अपनी बात को अधिक अहमियत देने के लिए गांधी बाबा की भी बात जोड़ दी कि गांधी बाबा की ये इच्छा थी कि सब लोग पढ़ें और सब लोग लिखना सीखें। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब चंपा ने एकदम पूरा विरोध ही कर दिया। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मतलब उसने न पढ़ने की कसम ही खा रखी थी। और साथ में अभी भी कह दिया कि तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, मतलब चंपा की नज़रों में जो पढ़ने की बात करता है वो अच्छा नहीं होता है। तभी उसने कहा कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, कि या तो फिर गांधी बाबा अच्छे नहीं हैं और या तो फिर वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे। फिर चंपा ने क्या कहा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो अब चंपा की इस बात के आगे कवि की नहीं चल पा रही है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर निरक्षर व्यक्ति की मनोदशा का सुंदर चित्रण है। शिक्षा के प्रति समाज का उपेक्षा भाव स्पष्ट है। संवाद शैली है, क्योंकि कवि से और चंपा की बातचीत हो रही है, इसलिए संवाद शैली है। ग्रामीण जीवन का सटीक वर्णन है। देशज शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। अनुप्रास अलंकार है और मुक्त छंद है। इतना आया आपको समझ में? सबको आ गया? किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़े? चलिए देखिए, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, जब बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब देखिए, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि कह रहा है, फिर समझा रहा है चंपा को और अनेक कारण प्रस्तुत कर रहा है कि क्यों पढ़ लेना अच्छा है। अब कवि ने समझाया कि कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम गौने में ससुराल जाओगी। बच्चों, पहले ये रिवाज था कि बहुत छोटे पर शादी हो जाती थी तो ब्याह में लड़कियां ससुराल नहीं भेजी जाती थीं, और जब गौना होता था तब वे ससुराल जाती थीं। इसीलिए कवि ने कहा कि तुम गौने जाओगी, मतलब गौने में ससुराल जाओगी। और फिर वहाँ पर जब तुम्हारा पति कुछ दिन तुम्हारे साथ में रह कर के बाहर चला जाएगा व्यापार के सिलसिले में, और बाहर कहाँ कवि बता रहा है, कलकत्ता, और कलकत्ता जो है वो बहुत दूर है। तो देखिए, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। क्या कह रहा कवि कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। क्यों? क्योंकि कल को तुम्हारा ब्याह होगा और तुम गौने में ससुराल जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, जब मतलब कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा और फिर वह तुमको छोड़कर जब कलकत्ता चला जाएगा, तब कैसे उसे संदेशा दोगी? जब तुम पढ़ी नहीं होगी तो कैसे अपना उसको संदेश भेजोगी और कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? और जब वो कोई पत्र लिख के डालेगा तो तुम उसको कैसे पढ़ पाओगी? तो इसलिए चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि ने बहुत अच्छे से चंपा को समझाया कि पढ़ लेना अच्छा है। लेकिन चंपा को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। अब देखिए, इस काव्यांश में शिक्षा के महत्व को सहज तरीके से समझाया गया। गांवों से महानगरों की तरफ पलायनवादी प्रवृत्ति को भी दर्शाया गया है और ग्रामीण जीवन का चित्रण है। संवाद शैली है, अनुप्रास अलंकार है और खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। आया समझ में? सबको आ गया? आगे बढ़े? चलिए आगे देखिए। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा? हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। अब चंपा के मस्तिष्क में एक बात और है। उसको ऐसा लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वे
झूठ भी बोलते हैं और दिल के छली कपटी होते हैं। वे परिवार में रहकर सुख दुख शेयर नहीं करते हैं। इन सब बातों की वजह से चंपा जो है पढ़ना लिखना अच्छा नहीं मानती है। तो अब वो कवि को झूठा भी कह रही है। कहती है तुम कितने झूठे हो, ये कवि से कह रही है। और फिर कहती हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मतलब उसने एक तरह से यही कहा कि तुम पढ़ लिख कर जब इतने झूठे हो तो अर्थात हम बिना पढ़े ही बहुत अच्छे हैं। अब किस लिए कवि को झूठा वो कह रही है? उसने कहा मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी। मतलब कवि ने उसके ब्याह की बात कही तो उसने कहा मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, इसका मतलब तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। और कहीं जो ब्याह हो गया, और ये भी कह रही साथ में कि कहीं अगर ब्याह हो भी गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। मतलब वो कह रही है कि अपने पति को मैं अब साथ में ही रखूँगी, उसको कहीं जाने नहीं दूँगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। और लास्ट में उसने क्या कहा कि मैं अपने पति को व्यापार के सिलसिले में या किसी और सर्विस के सिलसिले में कलकत्ता बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगी। क्यों? क्योंकि कलकत्ता जो है वो परिवार को तोड़ने वाला है। अतः चंपा ने कहा कि ऐसे कलकत्ता पर बजर गिरे, मतलब मुसीबत आए, आफत आए, कलकत्ता नष्ट प्राय हो जाए, ऐसे कलकत्ते पर बजर गिरे। अब देखिए इसमें विशेष क्या है? विशेष है चंपा की दृष्टि में शिक्षित समाज शोषक है। चंपा का भोलापन प्रकट हुआ है, ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण हुआ है, मुक्त छंद है, खड़ी बोली है, बजर गिरे से शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश जताया गया है। और संवाद शैली तो है ही है चंपा की और कवि की बातचीत जो हो रही है, और साथ में अनुप्रास अलंकार है। पूरी कविता में अनुप्रास अलंकार आपको जगह जगह मिलेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन हमने किया, आपको समझ में आया। फिर भी अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अब हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? इसका आंसर कोई बताएगा? कोई भी बताएगा? कोई भी कोशिश करे। शालिनी तुम बताओ बेटा। हाँ ठीक है, चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। कलकत्ता शहर परिवारों को तोड़ने वाला है। मतलब कलकत्ता शहर जो है वो परिवारों को तोड़ने वाला है, क्योंकि सब कमाने के लिए कलकत्ता चले जाते हैं तो परिवार से अलग हो जाते हैं। ये प्रतीक है शोषण का। इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती, अतः वह कलकत्ता का विनाश चाहती है ताकि उसका परिवार न टूटे और वो अपने पति के साथ ही रहे। आ गया समझ में? अब सेकंड क्वेश्चन आपका है कि चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। चलिए इसको हम ही आपको बता रहे हैं कि चंपा के मन में ये बात बैठी हुई है कि शिक्षित व्यक्ति अपने घर को छोड़कर बाहर चला जाता है। इस कारण वह पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती। गांधी जी का ग्रामीण जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव है। वे लोगों की भलाई की बात करते हैं, अतः वह गांधी जी द्वारा पढ़ने लिखने की बात कहने पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि पढ़ाई लिखाई परिवार को तोड़ती है, उनसे लोगों का भला नहीं होता। ये गांधी जी के चरित्र के विपरीत कार्य है। अतः चंपा को ये विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा पढ़ने लिखने के लिए कहेंगे। आ गया समझ में? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये तो आप लोग एक एक पॉइंट करके बताओगे और आंसर पूरा हो जाएगा। चलो शुरू करो, एक एक पॉइंट हर बच्चा बोलेगा। हाँ ठीक है, वह निरक्षर है, उसे अक्षर मात्र काले चिन्ह लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कोई और बताए। बिल्कुल ठीक, वह पढ़ना भी नहीं चाहती है, मतलब वह सदैव निरक्षर ही रहना चाहती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट और।
बहुत सही, वह शरारती स्वभाव की है और वह कवि के कागज पेन छिपा कर रख देती थी। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट बताइए। हाँ, वह बहुत भोली है, कवि जब पढ़ता है तो वह उसे हैरानी से देखा करती थी। ठीक, और क्या विशेषता है चंपा की? हाँ, ये बात सही है, वह स्पष्टवादिनी है, वह अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहती, वो सीधे शब्दों में ही कह देती है कि नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है। हाँ, बिल्कुल ठीक, और बताइए। ठीक, उसके स्वभाव में विद्रोह की भावना झलकती है, उसे पता है कि शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है, अतः वह कहती है कि कलकत्ता पर आपदा आए। और भी एक पॉइंट है, हाँ, वह मेहनती है, वह प्रतिदिन दुधारू पशुओं को चरा कर लाती है, मतलब जो चौपाए थे उनको चराने ले जाती है। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट? हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। ठीक, बहुत सही, बहुत अच्छे पॉइंट आप लोगों ने डिस्कस किए हमारे साथ। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है कि आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? ऐसी क्या मतलब जो है उसके मस्तिष्क में छवि बनी हुई है पढ़ाई के लिए, जो कि वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती? चलो हम ये बताते हैं। चंपा का विश्वास है कि पढ़ लिख कर व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर परदेश जाकर रहने लगता है, इससे घर बिखर जाते हैं, और शिक्षित होकर लोग चालाक, घमंडी व कपटी हो जाते हैं। अभी हमने आपको जब कविता एक्सप्लेन करी थी तब ये चीज़ हमने आपको बताई थी। वे परिवार को भूल जाते हैं और महानगरों में जाने वाले लोगों के परिवार बिछोह की पीड़ा सहते हैं, इसलिए उसने कहा होगा कि वह नहीं पढ़ेगी। उसके मस्तिष्क में ये कुछ पॉइंट्स हैं पढ़ाई के लिए, इसलिए वो इतना विद्रोह करती है पढ़ाई का और वो पढ़ना नहीं चाहती है। तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हुए, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।